प्रश्न कर रहे थे। तीन प्रश्न है। हाँ पूछें। पहला प्रश्न ये है, आगे वर्षों से शिविर हो रहे हैं, संचालक शिविर करवा रहे हैं। मेरा एक मित्र है हरिद्वार में, वो ओशो का कोई शिविर नहीं मिस करता। काम धाम उसके लिए सब एक तरफ है, ओशो का शिविर एक तरफ है। शिविर में वही मॉर्निंग में डायनामिक, इवनिंग में वाइट रोब, बीच में हु एम आई। अब हु एम आई करते 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 उसको 17 साल हो गए, आज तक नहीं उसको समझ में आया कि हु एम आई। जब मैं ये पूछता हूं कि तुम अच्छा ये बताओ कि तुम एक ही शिविर में जाते हो जिससे तुम्हें आज तक नहीं पता चला कि हु एम आई, या तुम जगह जगह जाते हो? कह रहा नहीं, जितने भी ओशो जगत में लोग ये कहते हैं कि हम एनलाइटेड गुरु हैं, हम संचालक हैं, हमें ओशो ने नाम दिया है। कह रहा मैं सबके यहाँ जाके आया। मैं तू सबके यहाँ जाके आ गए फिर भी अभी तक हु एम आई तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी तक तुम एनलाइटेड नहीं हुए। तो मैं स्वामी जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ओशो ने सिर्फ यही डायनेमिक, वाइड रोब, नाद ब्रह्म, कुंडली जागरण, हु एम आई, इसके आगे कोई ध्यान नहीं है जिससे एक आम इंसान समझ सके कि ध्यान क्या है? ध्यान को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि आप 3 दिन के शिविर में आइए, आप 5 दिन के शिविर में आइए। लोगों ने अब ये लिखना शुरू कर दिया है संन्यास शिविर। तो मैं जानना चाहता हूं क्या 3 दिन का शिविर अटेंड करके, 3 दिन सुबह डायनेमिक करके, शाम को वाइट ड्रॉप करके, फिर रात्रि ध्यान करके, फिर कुंडली जागरण करके, क्या उसकी कुंडली जागरण हो जाएगी? क्या वो 3 दिन बाद इस स्तर पे पहुंच जाता है कि उसको संन्यास दे दिया जाए? या 3 दिन बाद उसका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि वो संन्यास के काबिल हो गया कि अब आ जाइए, झुक जाइए गुरु के चरणों में, ऊपर से फूलों की बारिश, एक रिकॉर्डेड म्यूजिक, फालतू में एक नाचना गाना, और उसके आंसू निकलना। आंसू तो उसके इसलिए निकल रहे हैं कि उसको अपने आप को ही उसने सेटिस्फाई कर लिया कि मुझे संन्यास मिल गया। पर क्या वो संन्यास के काबिल हुआ, संन्यास के लायक हुआ, उसको संन्यास की समझ आई, या ये एक पूरा मॉडिफाइड, क्लासिफाइड, वेल प्लान्ड सभी ओशो मास्टर्स का एक बिजनेस चल रहा है, लोगों के संन्यास के नाम पे, डायनामिक के नाम पे, वाइट ड्रॉप के नाम पे। आने वालों को कुछ नहीं मिलता सिवाय अपने पैसे दे के जाने से। इस विषय पे आप कुछ बोलिए तो मुझे नहीं जानना है, क्योंकि मैंने आज तक केवल एक शिविर अटेंड किया अपने जीवन में, और संन्यास लिया था मां योग नीलम से। उसके बाद में किसी शिविर में नहीं गया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि सभी में यही करना है मुझे, सुबह डायनामिक, शाम को वाइट ड्रॉप, या रात्रि ध्यान, या कुंडली, या फिर मैं भी सारी जिंदगी अपने दोस्त की तरह करता रहूंगा हु एम आई। तो बेटर है कि मैं खुद ही अनुभव करूं कि हु एम आई, रादर देन कि मैं गुरुओं के पास जाके पूछूं कि हु एम आई। आपको मैं इसलिए सुनता हूं, आपके साथ मैं इसलिए जुड़ा हूं कि आप अगर कोई बात कहते हैं तो वो सिर्फ सत्य की कहते हैं, चाहे वो ध्यान को लेके हो, चाहे वो आचरण को लेके हो, चाहे वो विवाह को लेके हो, चाहे वो सेक्स को लेके हो। लेकिन समस्या यही हो जाती है कि जहां आपने सेक्स के लिए बोलना शुरू किया, सबकी आपत्ति वहीं पे आकर, सुई वहीं पे आकर अटकती है, जैसे रिकॉर्ड पे लेकर अटकती है। जबकि सच्चाई यह है कि ये सृष्टि जो बढ़ी वो सेक्स से बढ़ी। सेक्स ना होता तो सृष्टि ना बढ़ती, सृष्टि ना बढ़ती तो इतने आलोचक नहीं होते जो आज सेक्स पे आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई कोई नहीं जानना चाह रहा, सच्चाई कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोगों को सिर्फ अपनी ही वो सेटिस्फाई करनी है, चाहे वो आपका विरोध करके करे या किसी और को प्रसन्न करके। ऐसा नहीं है, सत्य कोई सुनना नहीं चाहता, सत्य सब सुनना चाहते हैं। मैं बात, आपने जो कहा कि सत्य कोई सुनना नहीं चाहता, वो उससे मैं राजी नहीं हूं। सत्य लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन जब जब सत्य का आग्रह ऐसा होता है कि सत्य को थोड़ा पर्दे में डाल के कह दिया जाए, तब तक सत्य की हत्या होती है और वो असत्य हो जाता है। वो असत्य हमें सामाजिक स्थितियों में अच्छा लगता है। जैसे हम कमरे में बैठे यहाँ या शिविरों में लोग जाते हैं, ओशो सन्यासी, वहां पे खूब अश्लील चुटकुले होते हैं, खूब अश्लील चुटकुले चलते हैं, शिविरों में चलते हैं। कोई बुरी बात नहीं, मुझे तो कुछ अश्लील नहीं लगता। लेकिन जैसे ही उनके घर जाके चुटकुला सुनाओ, वैसे कहते स्वामी जी प्लीज, स्वामी जी बच्चे हैं अंदर, पर्दा डाल दें, थोड़ी सी बंद कर दें गेट, और फिर चुटकुला हो जाए, और वो भी हल्की आवाज में। तो सत्य यहां मरता है, सत्य मरता है पर्दे में, पर्दे में मौत हो जाती है उसकी, वो पर्दा नहीं चाहता। सत्य नग्न है, नग्न रहना चाहता है,
नग्न ही उसका स्वभाव है, नग्न ही उसके प्राण। थोड़ी सी जो तुमने शिविरों के संबंध में बात कही, मैं बहुत समय से कह रहा हूं जिसके कारण पीड़ा है। मेरी एक पोस्ट को बहुत फैलाया जा रहा, जिसमें मैंने लिखा है, फिर पुकारा रजनीश ने, सन्यासियों की सबसे बड़ी समस्या सेक्स सेक्स सेक्स। ये पोस्ट मैंने आज से 5 साल पहले एक एफबी पे डाली थी, और क्यों डाली थी वो भी समझ लो। मैं एक शिविर में गया, ये स्वामी जी उसके गवाह हैं, ये गवाह बैठे हैं, इसलिए आज बात कहते हुए थोड़ा मजा आएगा। और ये इतने तो ईमानदार हैं, इनका जानता हूं कि जो स्वीकृति दे देंगे अपनी। स्वामी जी, एक शिविर हुआ था, ढालू वाला एक आश्रम है, उस आश्रम में स्वामी जी जब शिविर हुआ तो उस शिविर के जो संचालक नियुक्त किए गए थे, महेंद्र, वो उस समय, रख दीजिए, मैं मांगूंगा दे दीजिएगा, बिना मांगा गया ज्ञान अच्छा नहीं होता। तो उस समय वहां पे जिन संचालक को नियुक्त किया गया था, उन संचालक का ही वहां आश्रम था जो मैं संभाला करता था। तो उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी एक दिन का मेरा वहां पे शिविर है, गुरु पूर्णिमा का पर्व था, शायद जुलाई का वक्त था। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी एक दिन का मेरा शिविर है, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप भी चलना। मैंने कहा, देखो स्वामी जी मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, लेकिन मैं तो ध्यान करता नहीं, आपको पता है, तो फिर मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप आ जाइएगा, उपस्थिति बहुत है। और मैं ये और भी सन्यासी बुजुर्ग, ज्यादातर वहां बुजुर्ग थे, एक आध जवान थे कोई, बाकी ज्यादातर बुजुर्ग थे। मैं तो परम बूढ़ा हूं, इसलिए मेरी बात क्या करनी। तो सभी लोग वहां उपस्थित थे, सब लोग ध्यान करते थे, और मैं अपने बाहर बगीचे में बैठ के अपने फूलों के साथ, पेड़ों के साथ मजे लेता था। तो हर ध्यान के बाद निकल के सन्यासियों में चर्चा शुरू हो जाती थी, बुजुर्गों में, कैसा दुष्ट आदमी, देखो ध्यान नहीं करता, देखो ये डायनेमिक नहीं करता, ये कुंडली नहीं करता। अरे तुम्हें क्या बताएं, डायनेमिक में अभी भी मेरे साथ खड़े हो जाओ, हाथ में हाथ ऊपर करके, और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम थकोगे या मैं थकूंगा। खैर, तो मैं वहां पे ध्यान नहीं करता था, और सुबह से शाम तक मेरे ऊपर यही आरोप, ये तो सेक्स में है, ये तो बकवास आदमी है, ये तो अहंकारी है, ये ऐसा वैसा, जितने आरोप हो सकते थे मेरे ऊपर सबने लगा दिए। मेरा अपना ढंग है जवाब देने का, और वो मैं देता हूं, चुप बैठता नहीं कभी, चाहे फिर कोई भी अजमा के देख लो, जवाब तो एक वक्त होगा, दूंगा, मैं हर एक को जवाब दूंगा, देर अबेर की बात है। मैंने वहां शाम होते होते एक घोषणा कर दी कि आप सबको तो पता है, मैं तो दुष्ट पुरुष, मेरे लैपटॉप में कुछ अश्लील फिल्में हैं, मेरे लैपटॉप में कुछ अश्लील फिल्में हैं, तो यदि कोई सन्यासी चाहे तो आज रात को 8 बजे से मेरे कमरे में शो चलेगा, जो चाहे देखने आ सकता है। ऐसा करके मैंने उड़ा दी बात। स्वामी जी गवाह हैं, ये भी थे, बुजुर्ग हैं, ये भी थे, और ये कह दें कि वहां कौन नहीं था, सभी सन्यासी वहां उपस्थित थे। कमरे में जितने बुजुर्ग थे सब आ गए 8 बजे, राइट टाइम 8 बजे, बल्कि उससे 10 मिनट पहले उपस्थित थे। अब जब आ गए तो 8 बज गए, तो एक स्वामी जी बड़े बोले, स्वामी जी वो आपने कुछ कही थी। तो मैंने कहा, देखो मैं कह तो दी थी मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो ध्यानी पुरुष, ध्यानी पुरुष को तो अड़चन हो जाएगी। तो बोले, नहीं, हम लोगों को कोई अड़चन नहीं, हम लोगों के लिए तो मात्र खेल। हमने कहा, स्वामी जी जैसे मतलब फिर भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोगों के सामने मैं इस ढंग से, बोले नहीं समझिए, बुरा कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग वैसे भी ओशो के सन्यासी सब खुले हुए होते हैं विचारों से, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दिखाएं जो दिखाएं। मैंने एक मूवी लगा दी, और अभी 2 मिनट नहीं बीते तो मैंने फिर बंद कर दी। मैंने कहा, स्वामी जी बहुत गिल्टी हो रही, स्वामी जी नहीं, बोले स्वामी जी कोई गिल्टी की बात नहीं, आप लगाएं स्वामी जी। और स्वामी जी ये हैं उन डायनेमिक और कुंडलनी करने वालों की हकीकत जो मैं बोलता हूं। सुबह 4 बजे तक फिल्में देखी गई, नींद तो भागी गई।
ये गवाह हैं। सुबह 4 बजे तक फिल्में देखी गई और उस पर भी किसी की नींद खराब नहीं, नींद किसी को आ नहीं रही, किसी को कोई झंझट नहीं, सुबह डायनेमिक करने की किसी की इच्छा नहीं। और यही पोस्ट जब मैंने डाली तो उस पे हंगामा होता है। ये कोई मैंने काल्पनिक पोस्ट नहीं डाली, एक पूरे प्रमाणिक व्यक्ति बैठे हैं आपके सामने, बुजुर्ग हैं, इनकी ईमानदारी की मैं कायल हूं कि देखो स्वीकार करते हैं, जबकि इनके बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हो, मुझे मालूम है इनका बेटा है वो वीडियो देखता, वो भी सन्यासी, मैंने ही सन्यास दिया था। तो ये जब मैंने डाला कि सन्यासियों की असली समस्या आज भी सेक्स है, ये कुंडली जागरण की और ये सब की बातों की इतनी जरूरत नहीं है, संभोग से समाधि की ओर रिओपन अब होना चाहिए। अभी भी वहीं हम खड़े हैं, संभोग से समाधि की ओर ही हम खड़े हैं, बस उसको रिओपन करने से घबरा रहे हैं कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे। मैं बांध रहा हूं और सारी बिल्लियां और सारे चूहे मेरे खिलाफ हो गए, चूहे भी। मैं कहता हूं संभोग से समाधि की ओर रिओपन होना चाहिए, उस पर भी और चर्चा की जरूरत है, उस पर भी और चिंतन की जरूरत है, उस पर भी और ज्यादा संभावना की बात है। ये हम आगे बढ़ के जो डायनेमिक और कुंडली की बातें करने लगे, इससे नुकसान हो रहा है, और दूसरी बात, ये जो तुम शिविर देखते हो, ये शिविर होते ही नहीं है, इनकी तुम्हें कहानी नहीं पता, इसलिए तुम इन्हें शिविर समझते हो। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है शिविर नाम से। घटना सुनोगे क्या? सब लोग घटना सुनना चाहोगे कि शिविरों का आरंभ क्यों हुआ? तो सुनो, ओशो ने कभी ऐसे शिविर नहीं लिए। ओशो ने जो शिविर 3 या 4 शिविर लिए हैं शुरू में, ज्यादा शिविर नहीं लिए, वो प्रवचन में ही रस लेते थे, और उन्होंने बहुत सारी विधियां भी कराई नहीं है, कुछ ही विधियां कराई, डायनेमिक वगैरह ही उन्होंने कराई। तो उसकी जो विधियां थी, कैसे कराते थे, शाम को डायनेमिक कराया, उसमें म्यूजिक यूज करके, उसके संबंध में पहले बात बताई, फिर डायनेमिक कराया। अगले दिन सुबह लोग उपस्थित होते थे, रात को जो हुआ उसमें जिसके जो प्रश्न हुए उस पर बात करेंगे, फिर उसको कराएंगे, फिर उसकी जो प्रश्न उठेंगे उससे शाम को बात करेंगे। इस तरीके से 7 दिन इस तरीके के प्रयोग ओशो ने शिविरों में लिए। यहां तक कि बाहर जाके जब उन्होंने इंग्लैंड वगैरह में शिविर लिए, तो ऐसे शिविर लिए जिसमें न्यूड होकर लोग ध्यान करते थे, लेकिन उसके लिए वो व्यवस्था ऐसी होती थी कि एक बहुत बड़ा हॉल होता था, उस हॉल में अंधेरा कर दिया जाता था और कहा जाता था सब लोग अपने कपड़े उतार दें। सब अंधेरा हो जाता था, सब कपड़े उतरते थे, उसके बाद वहां पे डायनेमिक होता था, और उजाला होने से पहले फिर कह दिया जाता था कि अपने अपने वस्त्र पहन लें। तो कोई अश्लीलता नहीं थी, लेकिन उसमें चरण में पहली ही बात थी कि पूरी नग्नता के साथ कूदना पड़ेगा। ये ओशो के स्टाइल थे लेने के शिविर। मैं समझता हूं उस समय लोगों को बहुत फायदे हुए उसके, क्योंकि ईमानदारी से वो ले रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद शिविरों में आपत्ति उठी कि इस तरीके के नग्न नहीं हो सकते। तब ये गाउन का आविष्कार हुआ था, जिसमें तुम्हें एहसास कराया जा सके कि तुम नग्न भी हो अंदर से और पूरा शरीर तुम्हारा एक है। तुम्हारे शरीर के संबंध में जब तक नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा ये परमात्मा का, नीचे की निंदा और ऊपर का पवित्र ऐसा भाव होगा, तो तुम अपने शरीर से क्या यात्रा करोगे? तुम शरीर को खंड खंड कर रखा और अखंड होने की बात करते हो, जो संभव ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में गाउन का आविष्कार हुआ, लेकिन पहले जब गाउन पहन के ध्यान किया जाता था तो उसके नीचे अंडरवियर भी नहीं पहना जाता, उसके नीचे किसी तरीके के वस्त्र नहीं होते थे, सिर्फ गाउन होता था, और पूरी ऊर्जा के साथ करने की बात थी। वो चाहे कीर्तन कराते हो, चाहे डायनेमिक, चाहे कुछ भी। इस तरीके के ध्यान प्रयोग के लिए अगर आपके शहर में जो लोग मेरा विरोध करते हैं वो मेरी व्यवस्था करें कि मैं ऐसा ध्यान प्रयोग करा सकूं, तो मैं आने को तैयार हूं, कराने को तैयार हूं। है हिम्मत किसी में? दूसरी बात, इस तरीके के जब ध्यान प्रयोग ओशो ने फिर कराए, डायनेमिक, कुंडली और भी, उसके बाद एक वक्त आया कि अकेले कब तक काम किया जाएगा, अकेले कब तक कहा जाएगा। तो उन्होंने आनंद स्वभाव जी को यह कहा कि आनंद स्वभाव, अब तुम मेरे प्रचारक बनोगे। वो
आनंद स्वभाव एनलाइटेड व्यक्ति नहीं कहे गए। ओशो ने उन्हें एनलाइटमेंट का नहीं बल्कि अपने प्रचार का जिम्मा सौंपा था। बिल्कुल स्पष्ट सुने, एनलाइटमेंट का नहीं प्रचार का जिम्मा सौंपा था। लेकिन जब आप किसी चीज का प्रचार करते हैं, किसी प्रोडक्ट का भी प्रचार करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए आपको जो जो प्रोडक्ट होते हैं उनके छोटे छोटे सैंपल बनाने पड़ते हैं, छोटे छोटे सैंपल, और साथ ही साथ पंपलेट छपवाने पड़ते हैं कि ये बात पहुंचे। साथ ही साथ खूब प्रचार करना पड़ता है कि ये है, ये हम देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आनंद स्वभाव ने खुद अपने आप, अपने मन से, ये आनंद स्वभाव का मन, उनका ओशो के प्रति प्रेम, उनको दी गई जिम्मेदारी। आनंद स्वभाव जी से मेरा कोई विरोध नहीं, उन्हें बहुत सम्मान करता हूं, बहुत प्यारे व्यक्ति थे। स्वयं मिला हूं, 2-3 बार मिला, और मुझे उन्होंने उस रूप में भी स्वीकार किया जब मैं उनके शिविर में गया भी, लेकिन खुद ध्यान नहीं किया, अपने संग ले गए बच्चों को ध्यान में छोड़ा, खुद गंगा किनारे बैठा रहता था। वो फिर भी मुझे अच्छा मानते थे कि ये लड़का ठीक है, ये उनका ढंग। तो आनंद स्वभाव जी जो थे, वो उनको जिम्मा जब सौंपा गया तो उन्होंने 10-12 विधियां जो उन्हें बेहतर लगी उसको उठा लिया और उसका एक 3 दिन का पैकेज तैयार किया। उस पैकेज तैयार करने में उसका जो नाम था वो रख दिया गया ध्यान शिविर, ओशो ध्यान शिविर। अब यहां से गड़बड़ हुई। असल में मेरा मानना यह था उसका ओशो प्रचार शिविर अगर होता तो बहुत अच्छी बात थी। ओशो प्रचार शिविर अगर होता तो हम जो ध्यान की भ्रांति लगाए बैठे हैं, जो आप कहते हो कि, और आपके मित्र कहते हैं कि 3 दिन का ध्यान बहुत कर लिए लेकिन कोई ध्यान घटा नहीं, असली में उन्होंने ध्यान किया नहीं। उन्होंने वहां पे ध्यान के नाम पे प्रचार वाला सैंपल लिया था, उन्होंने डेमो लिया था। उन्होंने छोटे से डेमो लेके और फिर वो डेमो ही खा रहे हैं लगातार, असली प्रोडक्ट को भी खाए नहीं, वो डेमो ही खाए पड़े हैं। वो इतना, जैसे कहते नहीं कुछ लोग, किन्हीं के बच्चे एमआर हो जाते हैं तो अपने घर में दवाइयां लाके वो रख देते हैं कि वो दी हैं फ्री में बांटने के लिए डॉक्टरों को, वो घर में यूज होती। उसी तरीके से ये सब फ्री वाला आइटम यूज हो रहा, असली के लिए तो परीक्षा है। तभी ओशो ने कहा था, बहुत बार कहा, कि जीवित गुरु की जरूरत होती, और जीवित गुरु जो होगा वो अपने ढंग से काम करेगा, उसकी पहचान ही है। यहां तक कि ओशो ने एक बार ऐसा बात कही थी, अगर मैं उससे अपने को मैच करूं तो फिर तो मामला लगता है कि बन गया। चलो आज वो भी कह देता हूं। ओशो से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी गद्दी का अधिकारी कौन, आपके बाद आपकी गद्दी का अधिकारी कौन होगा? ओशो ने कहा था, मैंने पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ के अपने लिए मार्ग बनाया, एक दिन वो भी होगा जब मेरे सन्यासी मेरी व्यवस्था को पुरानी व्यवस्था की तरह पकड़ लेंगे। तब कोई ऐसा आएगा जो इस पुरानी व्यवस्था को भी गिराएगा, और जो ऐसा करेगा वो मेरी गद्दी का अधिकारी। तो गिरा रहा हूं व्यवस्था, मैं तुम्हारी गद्दी का अधिकारी होने के लिए भी नहीं गिरा रहा, ये भी पक्की बात है। लेकिन दुख होता है देख के इसलिए गिरा रहा हूं, दुख होता है ये देख के इसलिए अब समय आगे गिराना पड़ेगा। तो यही बात जो आप 3 दिन का शिविर देखते हो, तो ये स्वभाव जी ने बनाया था पैकेज। पीछे वहां बैठी हैं, इनको ये अनुभव में होगा कि ऐसा किया गया। स्वभाव जी ने ये पैकेज बनाया। फिर स्वभाव जी का शिविर लेने के बाद फिर और भी ओशो के सन्यासी थे, उनको भी जिम्मेदारी मिल गई कि तुम भी करो। तो जो स्वभाव जी शिविर लेते थे उसी की कॉपी करके वो भी शिविर करने लगे। तो हालत ये हुई, ओरिजिनल की कॉपी, फिर कॉपी से कॉपी, फिर कॉपी से कॉपी, फिर कॉपी से कॉपी, और पता लगा अब केवल ब्लैंक पेपर निकल रहा है, ब्लैंक पेपर। यही कारण है लोग अब शिविरों में जाते नहीं, जाके वहां करें क्या? आप लोग तो फिर भी यहाँ इतने उपस्थित हो गए कुंभ के नाम पे, लेकिन शिविर में बैठे हो, ध्यान के लिए बैठे हो। इतने लोग भी नहीं पहुंचते शिविरों में। फोन कर करके जो शिविर कराता है अपनी इज्जत बचाने के लिए फोन कर करके बुलाता है, भैया आ जाना। इकट्ठे हो जाते हैं, वही सब डमरू बज जाता है, तो उससे कुछ होगा नहीं। मेरा अपना मानना है, ओशो जगत को सजेशन है, मैं तो ओशो जगत से बाहर हूं, मुझे तो आज से ही वो भगोड़ा है, कह दो ये तो सन्यासी है भी नहीं, अरे छोड़ो तुम मुझे कुछ भी ना कहो, मैं आज बाहर हूं, लेकिन ओशो जगत को एक सजेशन देता हूं, इन 3 दिनों के शिविरों का नाम बदल के प्रचार शिविर कर दो, और उसके बाद हिंदुस्तान के जितने आश्रम खोले बैठे हो जिम्मेदारी ले लो
कि एक आश्रम ऐसा होगा जो केवल डायनेमिक कराएगा, डायनेमिक पे मास्टरेट करे, एक ऐसा होगा जो केवल वाइट रोप कराए, एक ऐसा होगा जो कुंडली पे मास्टरेट कर ले, ऐसे करके पूरे देश में, ताकि जिसको जिस ध्यान विधि में गहरे जाने की इच्छा हो वो वहां चला जाए, 2-4 महीने वहां रहे, 2-4 महीने ध्यान करे, वो भी देख ले। ये भी कहने को ना हो कि 3 महीने किया नहीं तो वो भी करके देख ले। लेकिन एक बात सदा ध्यान रखना, रोटी कितनी अच्छी बना लो, कितनी अच्छी बेल लो, तुम उसके बाद कितनी भी उसमें गोलाई दे दो, कितना भी उसे तवे पे डाल दो, यदि आंच नहीं है तो रोटी नहीं पकेगी। जीवंतता, सत्यता, एक सच्चे व्यक्ति की आंच की जरूरत पड़ती है। रोटी कोई सी भी बनाओ, मक्का की बना लो, आटे की बना लो, किसी चीज की बना लो, आग के बगैर पकने वाली नहीं है। और फिर दूसरी बात, रोटी का आकार चाहे टेढ़ा मेढ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आग होती है तो वो भी पक जाती है, वो भी पक जाती है। लेकिन आग या तो तुम अपने जीवन में सत्य उतारो तब होती है, या किसी सच्चे के साथ खड़े हो तब होती है। इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं। थोड़े से लोग हैं ओशो के जगत में जिन्हें मैं भी जानता हूं जो जले, लेकिन वो कोने में बैठ गए, वो साइडों में चले गए। मैं तो उनको भी बड़ा आवाज देना चाहता हूं कि मित्रों निकलो, मत बैठो कोनों में। लेकिन वो कहते हैं ये समझेंगे नहीं, इन्हें समझाओ क्या। तो मैं कहता हूं जो समझ सकते हैं उन्हें भी क्या समझाना, जो नहीं समझ सकते हैं उन्हीं तक सूचना देनी है। मैं सूचना दे रहा हूं कि ओशो शिविरों की ये व्यवस्था थी, इस तरीके से आरंभ हुआ और तुम्हारे हाथ सिर्फ डेमो लगा और तुम इस भ्रम में पड़ गए हम तो शिविर कराते। यहां लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो ध्यान नहीं हो रहा, ये वाला नहीं हो रहा। तुमने बहुत कर लिए ना, तुम वही यहां चाहते हो। तुम इसको भी मुर्दा बना देना चाहते हो, जो जीवंत जगह है उसमें भी तुम मुर्दा बनाने का काम कर रहे हो। लेकिन मैं मुर्दा बनने नहीं दूंगा, मैं मुर्दा बनने नहीं दूंगा। मैं कम से कम जहां बैठूंगा उस कुत्ते की तरह पूंछ तो हिलाऊंगा जो अपने बैठने से पहले स्थान साफ करता है, मैं साफ करूंगा। तो इस तरीके से ये जो तुम कहते हो शिविरों में कुछ नहीं होगा। ये शिविरों में एक पैकेज तैयार किया गया है। ओशो का ये तरीका नहीं था, इसे ओशो शिविर मानने की भूल मत कर देना, रत्ती भर भूल मत कर देना कि ये 3 दिन के जो तमाशे होते हैं ये ओशो शिविर है, ये रत्ती भर भूल मत कर देना। हाँ, कभी कभी किसी का तुक्का फंस जाता हो, इन 3 दिनों में भी कुछ लाभ हो जाता हो, वो बेहतर है। तो अगर तुक्का फंस गया तो मैं उस तुक्का जिसे फंसा है उसकी प्रतिभा को प्रणाम करूंगा, लेकिन इन 3 दिनों की व्यवस्था के कारण कुछ होता है इसको प्रणाम नहीं करूंगा। जैसे किसी ने एक बार कहा कि वो मदर टेरेसा ने एक स्त्री को छुआ, वो अंधी थी और जब छुआ तो वापस आ गई आंखें। मदर टेरेसा महान। मैंने कहा नहीं, मदर टेरेसा महान हो तो इन्हें आंख के अस्पताल में ले जाके बैठा लो जो सबकी आंखें दे दे। महान है वो स्त्री जो इतने प्रेम में थी कि मदर टेरेसा ने छुआ और वो आ गई, उसकी आंख की रोशनी आ गई। मदर टेरेसा को कहीं सम्मान नहीं। हाँ, अगर कोई गारंटी से ठोक के कहे कि आओ मेरे शिविर में मैं तुम्हें उपलब्ध करा देता हूं, तो जाओ और परीक्षा ले लो, ऐसा कोई कहेगा नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। ऐसा ओशो ने भी नहीं कहा तो तुम कैसे कह सकते हो? ओशो के पीछे चलने वाले तो बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन मैं तुमसे एक बात कह सकता हूं, मैं तुमसे कह सकता हूं कि 1 हफ्ते तुम मेरे साथ वक्त बिताओ, मित्रवत बिताओ, सखा की तरह बिताओ, और मैं तुम्हें जिन प्रयोगों की बात करूं, जिन शैली को तुम्हें दिखाऊं, उन शैली से अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ना आए तो मुझसे कहना।